नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप एकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं आज हम वृद्धि और विकास मनोविज्ञान का चैप्टर देखने वाले हैं। वृद्धि और विकास, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वृद्धि वृद्धि का अर्थ कोशीय वृद्धि से है, जो मात्रात्मक होती है। देखो, अगर आपकी बॉडी का आकार, लंबाई, वजन बढ़ रहा है तो उसे क्या बोलोगे? उसे वृद्धि बोलोगे। लेकिन उसे विकास, मतलब अगर हम विकास की बात करते हैं तो जिसमें नवीन क्षमताएं प्रकट होती है। वृद्धि का संबंध शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। देखो, जबकि विकास का संबंध मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होती है। वृद्धि को आप गुणात्मक नहीं कह सकते, इसमें गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर विकास की बात होती है तो विकास मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। मानसिक, भावनात्मक व बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी, परिपक्वता विकास कहलाती है। विकास के बिना वृद्धि अर्थहीन है। देखो, अगर हम कहें कि विकास के अंदर ही वृद्धि भी सम्मिलित है। मतलब देखो, वृद्धि क्या है? मात्रात्मक। लेकिन विकास क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक। तो विकास के अंदर ही हमारी वृद्धि भी इंक्लूडेड है, ठीक है। विकास के संबंध में विद्वानों के मत, ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये पेपर और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा खचमच नहीं मचाई हुई है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है वही लिखा गया है, और ये सब आपको एक बार अच्छे से देखना है पेपर देने से पहले, ठीक है। अब दो विद्वानों के मत दिए गए हैं, एक है हॉरलॉक और एक है मुनरो। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला है हॉरलॉक। विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का दूसरी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन हॉरलॉक की है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए जाएंगे, लेकिन हॉरलॉक है जिसने कहा था कि विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था, जब बच्चा गर्भ में होता है, वहां से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। और एक अवस्था का, जैसे शैशवावस्था का बाल्यावस्था पर, बाल्यावस्था का किशोरावस्था पर, इस तरह से एक अवस्था का दूसरी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। मुनरो कहते हैं विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। देखो, कह एक ही बात रहे हैं, लेकिन मतलब ढंग जो है वो अलग है। कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, परिवर्तन तो होएगा ही होएगा। शैशवावस्था से जब बच्चा बाल्यावस्था में जाएगा तब भी परिवर्तन होगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाएगा तो परिवर्तन होगा। तो है तो ये एक परिवर्तन श्रृंखला ही, जिसमें बच्चा जब भ्रूण होता है, भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, मतलब कि बुढ़ापे तक जाता है, उसे ही मुनरो विकास कहते हैं, ठीक है। अब अंतर दिखाया गया है आप लोगों को वृद्धि और विकास के अंदर। एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। वृद्धि एक समय विशेष तक चलकर रुक जाती है। आपको भी पता है, आपकी हाइट जो है वो एक जगह जाकर रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम बाद फिर से बढ़ जाती है, थोड़े टाइम बाद फिर बढ़ जाती है, नहीं, एक समय के बाद वो रुक जाती है। विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती है, लेकिन विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है। आप देखिए, बुढ़ापे में आकर भी आप कुछ अगर नया सीख लेते हैं, वो भी तो आपका विकास है, ठीक है। तो वो विकास जो है वो आजीवन चलता रहता है, लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन मापे तोले जा सकते हैं, उन्हें देखा भी जा सकता है। आपका वजन बढ़ रहा है तो आप किसी को एकदम से बोल जाते हो, हाँ आपका वेट जो है वो, आपने काफी वेट गेन कर लिया, आपने काफी वेट रिड्यूस कर लिया है। तो आप क्या कर रहे हो? नोट कर रहे हो ना उन चीजों को। तो मापा, और तो हमारी वृद्धि को मापा जा सकता है, हमारे वेट को मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्या है कि वृद्धि को मापा और तोला जा सकता है, लेकिन विकास को सीधा मापा तोला नहीं जा सकता। और यह ना ही साफ दिखाई देता है, ठीक है। देखिए,
विकास जो है, विकास आपका, मैंने अभी बताया कि अगर आप कभी भी कुछ नया सीख लेते हो, आप लाइफ के किसी भी एज में आके, ऐसा कई बार देखा है ना आपने कि कोई बुढ़ापे में, मतलब बुढ़ापे कह रही हूँ कि कुछ बड़े हो जाते हैं, एज्ड पर्सन होते हैं, तो उस टाइम पर भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, विकास ही तो कर रहे हैं, ठीक है, बौद्धिक क्षमता का विकास कर रहे हैं वो। तो ये जो है जो विकास है उसको सीधा नहीं देखा, साफ नहीं देखा जा सकता, ना इसे मापा तोला जा सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, वृद्धि किसी एक भाग की ओर संकेत करती है, जबकि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। देखो, वृद्धि एक ही भाग की ओर संकेत कर रही है, आपका वेट, आपकी हाइट, ये सब एक ही भाग की ओर संकेत कर रही है। लेकिन जब विकास है वो संपूर्ण व्यक्तित्व की, मतलब एक पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, एक पर्सन के अंदर कौन से गुण है, एक पर्सन का सामाजिक विकास हुआ है। देखो इसके अंदर सब आ जाएंगे, आपका संवेगात्मक विकास भी आ जाएगा, नैतिक आ जाएगा, सामाजिक विकास आ जाएगा। तो इसके अंदर संपूर्ण आ रहा है ना, तो ये संपूर्ण व्यक्तित्व की ओर संकेत करती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इसका प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। संकुचित मतलब छोटा, छोटे अर्थ में होता है, लेकिन जो विकास है उसका व्यापक, व्यापक मतलब बड़ा, तो व्यापक अर्थ में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता पड़ती है। विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता पड़ती है, वृद्धि के लिए विकास की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वृद्धि तो अपने आप हो जाती है ना, वृद्धि के लिए विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे वृद्धि हो रही है, इसमें विकास का कोई मतलब नहीं है, लेकिन विकास के लिए वृद्धि मतलब संपूर्ण विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि जो विकास है उसके अंदर इंक्लूडेड है ना वृद्धि, तो वृद्धि के तो विकास कब होगा, जब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा, तो विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मतलब एक क्रम के अनुसार वृद्धि हो रही है, ठीक है। जैसे कि वेट बढ़ रहा है तो थोड़ा बढ़ेगा, फिर उसके बाद उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, एकदम से बढ़, तो इसका कोई क्रम नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि देखो कुछ बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, लेकिन वो एकदम से वेट गेन कर लेते हैं, ठीक है, और काफ़ी फैटी हो जाते हैं। लेकिन कई बार इसका कोई क्रम तो नहीं होता ना, कि मतलब कुछ बच्चे पतले हैं, कुछ बच्चे स्लिम है और कुछ बच्चे फैटी हो जाते हैं, तो इसका तो ये तो नहीं है ना कि शैशवावस्था में हर कोई स्लिम होगा, हर कोई जो है वो मतलब वेट गेन करेगा, इतना वेट गेन, ऐसा कुछ भी क्रम नहीं है। लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम है। देखिए, विकास का एक निश्चित क्रम है कि अगर शैशवावस्था में ऐसा विकास होगा, मतलब अभी जब हम अवस्थाएं पढ़ेंगे ना तब आप ज्यादा समझ पाएंगे कि कैसे क्रम की बात हो रही है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। वृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई कोई ना कोई लक्ष्य होता है। देखो, वृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है कि मुझे इतनी हाइट गेन करनी ही करनी है, ये सेट नहीं होता। लेकिन विकास का एक लक्ष्य जरूर होता है। विकास का लक्ष्य क्या होता है, अगर हम नैतिक विकास की बात करें तो हमें नैतिकता लाना उसका लक्ष्य है। बौद्धिक विकास की बात करें तो बुद्धि को बढ़ाना उसका लक्ष्य है, ठीक है। तो विकास का एक निश्चित लक्ष्य है। वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों की बात करते हैं। सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। माँ के गर्भ से यह आरंभ हो जाती है और यह मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया कभी न रुकने वाली प्रक्रिया, अर्थात गर्भावस्था से शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। और निरंतरता का मतलब क्या होता है, निरंतरता का मतलब है जो कंटिन्यू चलती रहती है, जो कॉन्टिन्यूटी होती है उसी को निरंतरता बोल रहे हैं ना। तो माँ के गर्भ से एक बच्चा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो मृत्यु पर्यंत जो है पैदा हो जाता है, मृत्यु पर्यंत बढ़ता ही चला जाता है। निरंतर इसमें एक निरंतरता आती रहती है, क्रिया चलती रहती है, तो वो क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, इंडिविजुअलिटी, मतलब क्या है, ये एक सिद्धांत है। इस दुनिया में कोई बच्चा एक समान नहीं होता, चाहे वह जुड़वा ही क्यों ना हो। इंडिविजुअलिटी का मतलब है हर एक इंसान के अपने गुण हैं, अपनी सोच है, अपनी चॉइस है। तो इंडिविजुअल है भाई, हर कोई एक दूसरे से, चाहे वो जुड़वा बच्चे होते हैं लेकिन उनका टेस्ट अलग है, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को गुस्सा नहीं आता। तो इसी तरह से जो मतलब संवेग है वो भी अलग है, नेचर अलग है, उनका बोलने का ढंग, उनका सोचने का ढंग, उनकी उनकी चॉइस जो है वो अलग होती है। तो व्यक्तित्वता का गुण होता है कि वृद्धि और विकास के अंदर कि हर एक जो बच्चा है, दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा है वो समान नहीं होता, वो चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। परिमार्जिता का नियम, परिमार्जिता का मतलब होता है मोडिफाई एबिलिटी, मतलब
परिवर्तन करना मतलब कि मॉडिफिकेशन करना है, जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है उसके अंदर चेंज करना। जैसे शिक्षा प्रक्रिया द्वारा दिशा व गति में विकास को अग्रसर किया जाता है। देखो अब मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, ठीक है, तो इससे आप उस चीज को समझ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, परिमार्जिता ये तो होगा, परिमार्जन का नियम है ये, परिमार्जिता का सिद्धांत है ये, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है एकीकरण का सिद्धांत। समन्वय भी बोलते हैं और एकीकरण भी बोलते हैं। देखो विकास की प्रक्रिया एकीकरण का सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग की ओर, फिर अंगों के भागों भागों की ओर सीखता है, भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों को एकीकरण, देखो सबसे पहले कह रहे हैं कि पहले तो वो हाथ को चलाना सीखेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, बच्चा जो है एकीकरण मतलब हाथ को चलाना सीख लिया, फिर वो अपनी उंगलियों की मूवमेंट सीखता है, ठीक है, अपनी उंगलियां चलाना सीखता है, उंगलियों से काम करना सीखता है, तो ये क्या है, और फिर वो उंगलियों और हाथ दोनों का यूज करना सीख जाता है। तो एकीकरण हो गया ना, पहले संपूर्ण मतलब हाथ, फिर अंगों के भाग मतलब फिंगर्स, फिर उसके बाद एकीकरण हो जाता है मतलब उन भागों से एकीकरण सीखता है, फिर हाथ और फिंगर्स सबको चलाना सीख जाता है। एकीकरण का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की सभी दिशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। ये तो आपको पता है ना, हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एक दूसरे से संबंधित है। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशा में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ठीक है। बिल्कुल है भाई, अब संवेग लगा लो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो आपका सामाजिक विकास कैसा होगा, आपका लोगों के साथ संबंध कैसे होंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके संवेगों के ऊपर ही आपका कंट्रोल नहीं है, आपका संवेगात्मक विकास नहीं है, आपका शारीरिक विकास, अगर मानसिक विकास नहीं है तो भी यही प्रॉब्लम होगी। आप पढ़ नहीं पाओगे तो सोसाइटी में आप अपने आप को इंफीरियर फील करोगे। तो एक विकास में होने वाला परिवर्तन जो है वो दूसरे को जरूर प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत, विकास एक के बाद एक जुड़ता है, ठीक है, अंतराल के बाद पुनः प्रकट भी हो जाता है। और स्व प्रेम शैशवावस्था, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्व प्रेम मतलब स्वयं से प्रेम, खुद से प्रेम, स्व प्रेम शैशवावस्था के बाद पुनः किशोरावस्था में प्रकट हो जाता है। देखो पुनरावृत्ति का मतलब है कि रिकैप्चुलेशन होती है, कि एक के बाद एक जुड़ता है। कुछ जैसे मान लीजिए शैशवावस्था में बच्चा ना अपने आप से बड़ा प्यार करता है, अपने आप को बड़ा, क्यों, कई बार उसको ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मिलती है, उसे पता चलता है कि हाँ अगर अगर उसको कुछ होता है तो उसके आसपास के सभी लोगों को फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको शैशवावस्था में, लेकिन बाल्यावस्था में ऐसा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में वो खुद अपने आप को दोबारा से वो चीज़ वापस आ जाती है कि खुद स्वयं प्रेम दिखाता है। कैसे? अपने आप को सजाना, अपने आप को ज़्यादा स्टाइलिश बना के रखना, अपने कपड़े ऐसे पहनना जो मतलब लोग पसंद करें उसे, तो स्वयं प्रेम की भावना दोबारा आ जाती है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। मतलब सेवेंथ है वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता। देखो यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति कभी मंद नहीं होती है, कभी तीव्र। शैशवावस्था में वृद्धि और विकास तेज गति से होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा धीमी गति से होता है। देखो वृद्धि और विकास की गति में भिन्नता है। यह सिद्धांत क्या बता रहा है कि विकास की गति कभी मंद नहीं होती है और कभी तेज नहीं होती है, ठीक है। जो शैशवावस्था में जो वृद्धि और विकास है वो तेज गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में अब फर्क आ गया ना। शैशवावस्था में जो बच्चे का विकास है ना, आप ये लगाइए 5 साल तक बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है, बहुत चीज जल्दी कैच करता है चीजों को, लेकिन बाल्यावस्था में उससे जो है गति कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम और वातावरण की क्रिया। देखो विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बालक की शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो वंशानुक्रम क्या हो गया? वंशानुक्रम हो गया आपकी हेरिडिटी, मतलब आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी पर दादा पर दादी, या फिर नाना नानी पर नाना पर नानी। तो वंशानुक्रम है कि उनसे हमें ना कुछ गुण मिलते ही हैं।
मतलब विकास हमारा प्रभावित करता है, जैसे कि किसी की हाइट उसके पापा पे चली जाती है, किसी की आइज जो है उसकी मदर पे चली जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की मतलब बालों का स्टाइल है वो उसके दादा पर चले जाते हैं, किसी की हाइट उसके पर नाना पर चली जाती है। तो इस तरह से जो वंशानुक्रम है ना उसका विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और वातावरण वातावरण हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होगा वैसा ही हमारा विकास होगा। तो आसपास का एनवायरनमेंट, मतलब ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और वो यही चाहते हैं कि आप भी एजुकेशन, तो उस चीज़ का, आप बड़े पंचुअल लोग हैं, एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है, तो आप भी पंचुअल बन जाओगे ऑटोमेटिकली। तो वो क्या है, वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। जो है कुपुस्वामी ने विकास सिफोला क्रॉडल और प्रॉक्सिको डिजिटल क्रम में बतलाया। क्या बतलाया कि इस क्रम का विकास लंबवत रूप में सिर से पैर की तरफ होता है। सिर से, और वृद्धि और विकास की अपनी एक ही दिशा होती है, यह दिशा निश्चित होती है। मानव के मानव के बच्चे का सबसे पहले सिर प्रौढ़ आकार लेता है और टांगे सबसे बाद में। देखो इस क्रम में क्या बताया गया, इस क्रम में ये बताया गया जो विकास है ना वो सिर से पैर की तरफ, देखो नीचे लिखा भी हुआ है कि सिर से पैर की तरफ होता है। शिरोपाद्यमुखी बोला जाता है इसे। शिरोपाद्यमुखी मानव शरीर सिर से पांव की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर समीपो दूरस्थ, मतलब इस प्रक्रिया में विकास का क्रम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और फिर बाहर की ओर या बाहरी विकास होना आरंभ होता है। मतलब जैसे इसे बोल लीजिए केंद्र से दूरी की ओर, मतलब बीच में से जो है हाथों की तरफ, फिंगर्स की तरफ जाता है। देखो दो तरह से विकास होगा, एक तो सिर से पैर की तरफ शिरोपाद्यमुखी, और दूसरा होगा रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ, या समीपो दूरस्थ भी बोला जाता है, और या फिर केंद्र से दूरी की तरफ विकास। ठीक है, नेक्स्ट है कि सॉरी, उदाहरण, आरंभ में शिशु वस्तुओं तक पहुंचने के लिए पूरे शरीर को घुमाते हैं, धीरे धीरे चीजों तक पहुंचने के लिए अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये उदाहरण के रूप में आपको दिया गया था। नेक्स्ट है एक रूपता समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत भिन्नता कितनी भी हो। देखो एक रूपता, चाहे, मतलब ये कह रहे हैं कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि बच्चे में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं और दूसरे बाद में। देखो एक रूपता मतलब समान प्रतिमान का नियम, अगर मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये देखिए कि एक जैसा प्रतिमान होगा ना वैसा ही उसका विकास होगा। जैसे मान लीजिए एक जानवर है चूहा, और एक जानवर है हाथी। ठीक है, एलिफेंट के एक बच्चा जो है वो 1 साल में उसके प्रतिमान के अनुसार बड़ा होगा। ठीक है, जो उसका प्रतिमान होगा, जैसे हाथी है वो 1 साल में काफी बड़ा दिखाई देगा आपको, लेकिन 1 साल में चूहे का अगर हम प्रतिमान देखें तो वो कितना का बड़ा दिखाई देगा 1 साल के अंदर भी। ठीक है, या कुछ टाइम के बाद भी। तो क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ ये मैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, हाथी अपने प्रतिमान के अनुसार बड़ा हो रहा है और चूहा अपने प्रतिमान के अनुसार बड़ा हो रहा है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों के दूध के दांत जो होते हैं वो पहले आते हैं फिर टूटते हैं, तो ये एक समान, ये तो ऑटोमेटिकली ये है ही है, ये होगा ही होगा। ठीक है, समान प्रतिमान है तो वैसा होगा। नेक्स्ट है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, इसका अर्थ है कि विकास सदा एक ही गति से आगे न बढ़कर बल्कि कुछ पीछे हटकर भी अपने विकास को परिपक्व तो सुदृढ़ बनाते हुए चलता है। देखो चक्राकार प्रगति का सिद्धांत क्या होता है, मान लीजिए जब बच्चा हुआ, ऐसा तो नहीं है कि उसके 10 दिन में आपको वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, नहीं ना। चक्राकार प्रवृत्ति का सिद्धांत है कि पहले तो जैसे हुआ उसके 6 महीने बाद आपको उसके अंदर चेंजेस फिर नजर आएंगे, और फिर उसके 1 साल बाद आपको चेंजेस नजर आएंगे, फिर उसके डेढ़ साल का होगा तब चेंजेस नजर आएंगे, फिर 2 साल में चेंजेस नजर आएंगे। तो इस तरह से बच्चे के अंदर आपको कुछ समय के बाद चेंजेस नजर आएंगे। चक्राकार चक्र चलता रहेगा ये पूरा एक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन में वो बहुत बड़ा दिखाई देने लगेगा, 15 दिन में वो नहीं। तो चक्राकार प्रवृत्ति कहती है कि कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय होते हैं, जैसे कि 6 महीने में आपको बच्चे में चेंजेस नजर आएंगे, फिर 1 साल, फिर 1.5 साल, 2 साल, इस तरह से। ठीक है,
क्रमिक विकास का सिद्धांत। विकास के प्रारूप का अनुसरण किया जाता है। देखो, प्रत्येक प्रजाति विकास के सामान्य और विशिष्ट प्रतिमान का अनुसरण करती है। मनुष्य के मामले में विकास की प्रक्रिया में निश्चित प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है। क्या है वो निश्चित प्रतिमान? देखो, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सबसे पहले बच्चा सामान्य व्यवहार सीखता है, फिर विशिष्टता की ओर बढ़ता है। जैसे पहले बच्चा सभी पक्षियों को चिड़िया बोलता है, फिर कुछ समय बाद पक्षियों के नाम सीखता है। देखो, साफ सी बात है कि सामान्य से विशिष्टता क्या होती है? पहले वो सामान्य सीख लेगा। जैसे कोई बच्चा है और उसको एक बर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, उड़ता हुआ, तो पूछेगा कि ये कौन है, तो उसे किसी ने बोल दिया कि ये चिड़िया है, तो उसके लिए उड़ता हुआ सारे बर्ड्स चिड़िया हो जाएंगे। कुछ समय तक के लिए सारे बर्ड्स को वो क्या कहेगा? चिड़िया है, ये तो चिड़िया है। लेकिन उस टाइम उसका सामान्य विकास हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो पहचानता है कि हर एक उड़ने वाला पक्षी चिड़िया नहीं है। हर एक पक्षी जो है वो अलग अलग है। कोई कबूतर भी हो सकता है, कोई कौवा हो सकता है। तो इस तरह से वो क्या है, उनको विशिष्टता कब सीखता है? बाद में। लेकिन पहले जो है वो सामान्य सामान्य सीखता है, ठीक है, सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। अब है विकास की अवस्थाएं। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था और वयस्क, ठीक है। शैशवावस्था की अगर बात करें, जन्म से 3 वर्ष शैशवावस्था है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अगर बात करें तो 3 से 8 वर्ष। बाल्यावस्था की बात करें तो 9 से 11 वर्ष, कई बार 12 भी आता है। और पूर्व किशोरावस्था 11 से 15। और किशोरावस्था जो है इसमें उत्तर भी आ सकता है। जैसे पूर्व है ना, तो वो उत्तर पूछ लेंगे, उत्तर किशोरावस्था 15 से 18। और वयस्क या फिर प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर, ठीक है। अब देखिए, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। हमने अभी भी पढ़ा कि हमारा वंशानुक्रम, हमारा परिवार, हमारे परिवार के गुण। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक पीढ़ी के छुप जाते हैं गुण, दूसरी पीढ़ी के हमें जो है मतलब पहले वाली पीढ़ी के हमारे अंदर आ जाते हैं, तो भी वंशानुक्रम प्रभावित करता है। लिंग भेद मतलब लड़का है लड़की है, ये भी प्रभावित करता है, क्योंकि लड़कियों की ग्रोथ जो होती है वो जल्दी हो जाती है कई बार किस समय के लिए, और कई बार लड़कों की जल्दी हो जाती है। तो लिंग भेद भी प्रभावित। रोग और चोट, अब देखिए, कुछ समय मान लीजिए कि अगर बच्चा जो है, जब उसका विकास का समय था तो उसको कोई ऐसी चोट लग जाती है जिसके कारण उसे अपने घर में रहना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, तो उसका जो विकास बाहर निकल कर होना था, जो उसका नेचुरल क्रियाएं करने पर होना था, वो नहीं हो पाता, ठीक है। शुद्ध हवा और प्रकाश, बिल्कुल है कि अगर आसपास की जगह शुद्ध है और प्रकाश है तो उसके कारण बच्चे का विकास भी प्रभावित करता है। बुद्धि, किसी किसी बच्चे का आईक्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का आईक्यू जो है सामान्य होता है, तो उसका भी कुछ बच्चे होते हैं, आप कभी भी देखना, कभी स्कूल के अंदर भी, टीचिंग के अंदर भी कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, आईक्यू अच्छा होता है, बड़ी जल्दी किसी काम को अभी दिया भी नहीं होता और वो पूरा करके ले आते हैं, तो आईक्यू अच्छा होता है। और कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये सब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। पारिवारिक परिस्थितियाँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसका परिवार में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्रिएट रहती हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह रहता है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है परिवार में रिश्तों की, तो क्या है उसकी लाइफ में, उसके वृद्धि और विकास में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पौष्टिक भोजन, बच्चा मेल नरिश्ड है, बच्चे को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करने का कारक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो हमारी बोलने की ग्रंथियाँ हैं, जो हमारे स्नायु तंत्र है, जैसे कि हमारे गला, कंठ, ये जो जीभ, तो ये सब अगर अच्छे से विकसित नहीं होते तो भी हमारे जो वृद्धि और विकास है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमारे बोलने में प्रभाव आ जाएगा ना। संस्कृति, हमारे जो कस्टम है, हमारी संस्कृति ट्रेडिशन है, उनका भी हमारे विकास और विकास पर प्रभाव पड़ता है, वृद्धि और विकास पर, ठीक है। जैसे कि किसी में, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी कास्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शंस किए जाते हैं, तो वो बच्चा सामाजिक रूप से जुड़ता है, सामाजिक रूप से जानता है चीज़ों को, लोगों को, तो ये भी हमारे विकास पर प्रभाव डालता है। विकास की अवस्थाओं की विशेषताएं, देखिए, सबसे पहला क्या है कि शैशवावस्था की विशेषता,
इस काल में बच्चे का विकास तेजी से होता है। जन्म के समय बच्चे की सामान्य ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर और वजन 3.5 3.5 किलोग्राम होता है और हड्डियों की संख्या 270 होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। इस अवस्था को बालक का निर्माण काल भी बोला जाता है। क्या 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 बोला जाता है? निर्माण काल, ठीक है। इसमें क्या होता है? शारीरिक विकास जो है तीव्रता से होगा। देखकर सीखने की प्रवृत्ति, देखकर किसी चीज़ को बड़ी जल्दी सीखता है बच्चा। जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट है स्व प्रेम की भावना, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, खुद से प्रेम करता है। सीखने में तीव्रता, बहुत जल्दी सीखता है किसी भी चीज़ को। आप देखना बच्चे को, आप कहोगे कि हाँ नमस्ते करो, बाय करो, तो ये सब बहुत जल्दी सीखता है बच्चा इस एज में, ठीक है, इस अवस्था में। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, बड़ी जल्दी किसी चीज़ को कैच कर लेता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, क्योंकि अभी वो अपने आप से ना खा सकता है ना पी सकता है, तो ये दूसरों पर डिपेंडेंट होता है अभी। सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक लोगों से, सामाजिक भावना का विकास कैसे होता है? बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, तो इस तरह से सामाजिक भावना का विकास होता है। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड क्या कहते हैं? मानव जो भी कुछ बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। देखो फ्राइड के अनुसार 5 वर्षों की शैशवावस्था की बात की गई है कि जो भी कुछ बनना होता है ना तो 5 वर्षों में बन जाता है। गेसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में से 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है। मतलब ये लगा लो कि शैशवावस्था में किशोरावस्था और जो बाल्यावस्था है उसके, बाल्यावस्था के मुकाबले वो काफ़ी जल्दी सीखता है। कहाँ पर? शैशवावस्था के अंदर, ठीक है। उसके बाद है ड्राइडन के अनुसार, पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हम, हमारी आदत हमारा निर्माण करती है। देखो पहले हम अभी आदतें ही तो सीख रहे हैं। शैशवावस्था के अंदर बच्चा क्या सीख रहा है? आदतें सीख रहा है, और फिर आदतें ही हमारा निर्माण करेंगी। वही आदतें लाइफ टाइम हमें जो है हमारी डेवलपमेंट करती हैं, ठीक है। तो ये किसके अनुसार था? ड्राइडन के अनुसार। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालक के अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। मनोविज्ञान ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था में काफ़ी परिवर्तन होते हैं अलग अलग, तो इसीलिए अनोखा काल भी कहा जाता है। इस काल में बच्चे में नैतिकता, सामाजिकता का विकास होता है। बाल्यावस्था में अपने समूह के प्रति बड़ी आस्था होती है। आपस में प्रेम और सहयोग का विकास होता है। देखो अपने समूह के प्रति, मतलब बच्चे जो है अपने आसपास के बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। और नैतिकता का, सामाजिकता विकास होता है। जैसे उनको बोलो ना कि हाँ आप अच्छे बच्चे हो ना तो ऐसा नहीं करोगे, तो वो मान जाते हैं उस चीज़ को, कि क्योंकि नैतिकता का सही गलत उनको पता चल रहा है कि ये सही है वो गलत है। आप बोल रहे हो हाँ कि डॉग को आप ऐसे स्टोन मार रहे हो, पत्थर मार रहे हो, तो वो गलत है, तो बच्चा बड़ी जल्दी सीख लेता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। तो नैतिकता का विकास हो रहा है, सामाजिकता का विकास हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों, ठीक है। ये डेफिनेशन पूछी भी गई थी, किसने कहा? तो स्ट्रिंग ने कहा, आपको पता होना चाहिए। रॉस ने क्या कहा था कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या परिपक्वता क्यों? देखिए परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी, मिथ्या मतलब झूठी, झूठी मेच्योरिटी का काल है। कि रोज में बाल्यावस्था में ना बच्चा अपने आप को बहुत परिपक्व दिखाएगा कि हाँ भी मुझे तो बहुत कुछ आता है, देखो मैं बिल्कुल सही काम करता हूँ, दूसरे सब गलत करते हैं। तो वो बहुत अपने आप को मेच्योर दिखाता है, लेकिन वो मेच्योरिटी की एज नहीं है ये, लेकिन वो अपने आप को हमेशा मेच्योर दिखाने की कोशिश करता है। कभी आप बच्चे का ना इस बाल्यावस्था के अंदर नेचर नोट करना जरा, आपको खुद से लगेगा कि बड़ा मेच्योर दिखा रहा है अपने आप को, हाँ सामने वाला समझ पा रहा है उसको, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसकी मेच्योरिटी को वो हर्ट नहीं करना चाहता, उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा झूठा मेच्योर दिखाता है, ठीक है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। सामूहिक प्रवृत्ति, सामूहिक मतलब ग्रुप में प्रबलता लेता है बच्चा। रुचियों में परिवर्तन होते हैं काफ़ी, मतलब ठीक है। शैशवावस्था में जो खेल पसंद थे वो बड़े होकर नहीं पसंद आते। नेक्स्ट नैतिक सामाजिक गुणों का विकास होता है। नैतिक सामाजिक सही गलत, ठीक है, झूठ सच, इनका विकास होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी मतलब लोगों से बात करने लगता है, लोगों के साथ मिलता जुलता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता का विकास होना, ठीक है। यह अवस्था जीवन का संधि काल है। इसमें काम भावना के लक्ष्य साफ दिखाई देते हैं। यह अवस्था तनाव और ख्वाब की अवस्था कही जाती है।
पूर्व किशोरावस्था में काल्पनिक जीवन अधिक होता है, लेकिन किशोरावस्था में व्यवहार में स्थायित्व आने लगते हैं। इस प्रकार यह क्रांतिकारी झंझावत अवस्था है। यदि इसे सही दिशा मिल जाए तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। अगर दिशा भटक जाए तो आत्महत्या और अपराधियों के पिछलुगु बन जाते हैं। देखो, किशोरावस्था बहुत ही मतलब ये बोला जाता है कि तनाव की, ख्वाब की अवस्था है। इसमें बच्चा ना काल्पनिकता में रहता है, और मतलब ये इस एज के अंदर सबने अनुभव भी किया होगा, ठीक है, या अनुभव कर रहे होगे आप लोग। क्या होता है कि बड़े ख्वाब, बड़े मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो काल्पनिकता में रहता है, तनाव में, ख्वाब में, कि कई बार परेशान रहता है, मेरी फैमिली, मेरे साथ ये हो रहा, मेरे साथ वो हो रहा, तो वो हमेशा सोच में पड़ा रहता है बच्चा। लेकिन जब उत्तर किशोरावस्था के अंदर है, तब में आता है तो थोड़ा सा स्थायित्व हो जाता है, स्थिर हो जाती है चीज़ें, तब वो इन चीज़ों को समझने लगता है। अगर उसे सही दिशा मिल जाती है तो वो कुछ भी कर सकता है। बहुत, अगर उसे आप स्टडी के लिए गाइड कर रहे हो, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हो बच्चे को इस अवस्था के अंदर, तभी तो कहते हैं काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। काउंसलिंग कर रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो उसको, तो वो कुछ भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि एक सही एज है, ये बनने की एज है और बिगड़ने की भी। अगर सही दिशा नहीं मिलेगी तो वो बिगड़ भी सकता है। बिगड़ने में वो आत्महत्या या ऐसी चीज़ें जो है उसकी तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं, आपको भी पता है शारीरिक परिवर्तन होते हैं इसमें। नेक्स्ट है रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता, कई परिवर्तन भी आते हैं रुचियों में और कई बार स्थिर हो जाता है कि भी जो पसंद है वही पसंद है। व्यवसाय चुनाव की चिंता होती है, बिल्कुल, कि मैं क्या बिजनेस करूंगा, आगे मैं कैसे करूंगा। ईश्वर और धर्म में विश्वास होता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता होती है, अच्छी मित्रता होती है। समाज सेवा की भावना आती है। काम शक्ति की परिपक्वता होती है, ठीक है। नेक्स्ट, किशोरावस्था पर विभिन्न विद्वानों के क्या मत थे। वैलेंटाइन ने क्या कहा। वैलेंटाइन के अनुसार घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता होती है। मतलब वही चीज़ है ना, इसकी वो बताई गई, विशेषता बताई गई कि बहुत अच्छी मित्रता करता है बच्चा इसमें। रोज के अनुसार किशोर समाज के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये पूछा गया था क्वेश्चन, किसके अनुसार किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। किलपैट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट, प्रौढ़ावस्था की बात कर रहे हैं। प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था के पश्चात की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। मतलब ये वो एज है जब बच्चे की मैरिज हो जाती है, बच्चा बड़ा हो चुका है, ठीक है, उसकी मैरिज हो जाती है। तो अब किशोरावस्था के पश्चात जो है ये प्रौढ़ावस्था कहलाती है, ठीक है। उसमें जीवन और लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है, मतलब जो वो बनना चाहता है उसके लिए पूरी कोशिश करेगा वो। वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था होती है। वृद्धावस्था 60 वर्ष से आरंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है, ठीक है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में कमी आने लगती है। देखो, एक होता है 20 स्टार्ट हो रहा है, उसमें बहुत ऊर्जा है, शारीरिक विकास है, शरीर के सभी अंग अच्छे से काम कर रहे हैं, मानसिक शक्ति बहुत अच्छी है। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो स्मरण शक्ति कम होने लगती है, दिखना कम होने लगता है। एक तरह से हास की अवस्था है, क्षमताओं में कमी की अवस्था है। बच्चे की जो पर्सन है उसको कुछ मतलब कोई चीज़ें याद भी नहीं रहती, भूल जाता है वो चीज़ें। तो ये जो है हर क्षमताओं में हास होने लगता है, ठीक है। तो ये जो है वृद्धावस्था है। आज के लिए हम इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चन आंसर्स भी देखिएगा। ओके, थैंक यू।